तो इस बीच हम रिक्वेस्ट करते हैं गौरी जी से, बहुत यंग हैं, बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप सबसे कांटेक्ट में रही हैं। यूथ हमारी भविष्य है, किसी भी संस्था का, किसी भी देश का भविष्य यूथ ही होता है और एआईसीबी ने यूथ को हमेशा प्राथमिकता दी है। गौरी जी हमारी सेक्रेटरी हैं एआईसीबी की और यूथ को और कैसे भागीदारी बढ़ाई जाए संस्थाओं में, यूथ के क्या कर्तव्य हैं, क्या रोल है, क्या उनको मीडिया होनी चाहिए, क्या उनकी एक्टिविटीज हो, कार्यकलाप उनके संस्थाओं से उनका कैसे संबंध स्थापित किया जाए, इस पे गौरी जी खुद अपना एक उदाहरण है। उन्होंने बहुत 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 कम समय में बहुत सफलता प्राप्त की है, या तो एआईसीबी एक्टिविटीज का प्रश्न है, मेंबर से लेकर सेक्रेटरी की पोजीशन पर पहुंची है। तो अब मैं गौरी जी से प्रार्थना करूंगा कि अपना वक्तव्य दे। गौरी। गौरी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो एफिलिएट्स जिन्होंने ज्वाइन किया, सबसे पहले एआईसीबी के जो ऑफिस बेयर्स हैं वो। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। एक सेकंड सर, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है, सही ठीक है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय और एआईसीबी के सभी पदाधिकारीगण, सीसी के मेंबर्स और हमें जो यहाँ एफिलिएट्स ने ज्वाइन किया है उन सब के जो पदाधिकारीगण हैं, आज के इस वर्कशॉप में आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अनीजा सर, जो आपने इतना सुंदर मतलब मेरा इंट्रोडक्शन दिया। बाकी आप भी जानते हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है तो मैं इनिशियली बहुत हेजिटेट भी कर रही थी कि मैं क्या बोलूं आप लोगों के बीच में, इतने अनुभवी लोगों के बीच में, लेकिन ठीक है, बड़े गुरुजनों का आदेश है तो शायद कुछ सोच के ही उन्होंने मुझे ये मौका दिया होगा। तो मैं कोशिश करूंगी और थोड़ी देर के लिए मैं सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कोट से। All the powers in the universe are already in ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry that it is dark. मतलब ब्रह्मांड की सभी ताकतें, सभी शक्तियां हमारे पास है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि अंधेरा है। तो ये एक सोचिए, ये कोट एक ऐसे व्यक्ति का है। मैंने शुरुआत इसलिए की कि जिनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और मुझे आज इस टॉपिक पे बोलने का अवसर मिला है, तो देखते हैं कैसे चलता है। और उस ऐसे व्यक्ति का ये कोट है जिससे हमने शुरुआत की, जो जिसकी हर बात, जिसका हर वाक्य, जिसका इन दिन मैं उनकी किताब भी पढ़ रही हूँ और बहुत प्रभावित हम युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी एक एक पंक्ति से, जिसने महज 30 साल की उम्र में शिकागो में अपने देश को रिप्रेजेंट किया और विश्व स्तर पे हमारी एक पहचान बनाई। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं थोड़ा बहुत जर्नी अपना बता दूं कि मैं एआईसीबी में कैसे आई, क्योंकि जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी 1 to 1 तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या असाइनमेंट है। तो मतलब अभी क्योंकि 25 सालों से हमारी ये संस्थाएं हैं और बहुत पुरानी है, तो मेरा सिर्फ 4 साल से एआईसीबी से जुड़ाव रहा है। वैसे तो मेरे 2 रिश्ते हैं एआईसीबी के साथ में, जो एक पुराना, बहुत पुराना रिश्ता है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और जिसकी वजह से आज मैं सशक्त हूँ या कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर हूँ, वो सिर्फ एआईसीबी ही है, क्योंकि मैं एआईसीबी की एक एलुमनाई हूँ, पूर्व प्रशिक्षार्थी रही हूँ और मैंने 2004 से लेके 7 तक मैं एआईसीबी में, जब मैं मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी तो वहाँ पे मैं हॉस्टल लेके रह रही थी और उस दौरान भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ना सिर्फ वहाँ पे मतलब मैं रह रही थी और पढ़ रही थी, उस दौरान ही सर ने मतलब क्योंकि मैं तो एक स्पेशल स्कूल से आई थी, विरजानंद स्कूल से आई थी, तो काफी कमियां थी, तो सर डांटते भी थे, फटकारते भी थे, वो भी बहुत अच्छे अनुभव है मेरे। और लेकिन जब कुछ अच्छा होता था वो इतना अप्रिशिएट करते थे, इतना इनकरेज करते थे। आज भी मेरी कुछ अवार्ड वगैरह की फोटोज शायद वहाँ हो और सर मतलब बहुत खुश होते थे। तो वहां से शुरुआत हुई। तो मेरे लिए तो ये परिवार से बढ़ के है, और अतिशोक्ति अगर आप लोगों को लगे तो परिवार से कुछ भी कम नहीं है।
और दूसरा मौका मुझे मिला जब मैं जॉब में आ गई। तो फिर उस समय 2009 में, क्योंकि 2007 to 8 मैंने वहाँ पे स्टेनोग्राफी का कोर्स किया, वो मुझे करना पड़ा एक्चुअली। मैंने मतलब क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एज़मा उनको था, और बहुत ही सीवियर एज़मा था। तो ऐसा हो गया था कि अब शायद बहुत समय तक वो नहीं रहेंगे हमारे साथ। तो मुझे लगा कि अभी मुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, और मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊंगी, और मैं अपने परिवार को, क्योंकि मैं एक अकेली मतलब मेरे कोई सिबलिंग नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है। तो ये भी था कि मदर को भी सपोर्ट करना है, और फादर के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो फैमिली मेरी वैसे बहुत ही प्रोग्रेसिव है, और मेरे अंकल लोगों का बहुत सपोर्ट था। 2 अंकल एयरफोर्स में, एक आर्मी में, तो काफ़ी सपोर्ट रहा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा स्किल डेवलप कर लेना चाहिए। तो जिसके लिए एआईसीबी के काफ़ी सीनियर लोगों को मैं जानती ही थी, और लखनऊ में थी एक हमारी जान की दीदी, और उन्होंने ही हमें ब्रेल वगैरह और आगे चीज़ों के लिए गाइड किया। पंजाब नेशनल बैंक में थी वो, अब तो मेरे ख्याल पिछले साल शायद रिटायर हो गई है। तो मेरी नानी के घर के पास रहती थी, तो फिर वहां से ही मुझे पहले मतलब मेरे पेरेंट्स को एआईसीबी का नाम पता लगा। फिर उसके बाद जब मैंने कॉलेज हॉस्टल में एडमिशन लिया, तो फिर मुझे लगा कि मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मुझे लगा कि मुझे एआईसीबी में रहना चाहिए, जिससे कि मैं अपने बहुत सारे चीज़ों को, या तक कि मोबिलिटी को भी, क्योंकि मैंने सुना था कि जो लोग कॉलेज हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों की मोबिलिटी वगैरह जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती। तो वहाँ पे हम रहे, कंप्यूटर सीखा, सब कुछ सीखा, ताइक्वांडो सीखा, और इंग्लिश स्पीकिंग की सर ने, मतलब सर जो करवा सकते हैं आज भी करवाते रहते हैं आईसीबी हॉस्टल में। और उस समय भी, हमारे टाइम पे भी बहुत स्ट्रिक्टनेस भी थी, और बहुत मजा भी आता था, और मजे मजे में हम लोग बहुत कुछ सीखते थे और खूब डांट भी खाते थे। तो खैर ये एआईसीबी से जुड़ने की एक कहानी। लेकिन उसके बाद स्टेनोग्राफी का कोर्स मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी। हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद मैं परस्यू नहीं कर पाई, मुझे लगा कि पहले मैं एक बार नौकरी में आ जाऊं। तो उस बीच में तो नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी, थोड़ा बहुत फॉर्म्स अप्लाई किए थे। फिर एडवांस कंप्यूटर उसी दौरान शुरू हुआ था नया नया, तो एडवांस कंप्यूटर में फिर मैंने सोचा, सर ने बोला कि क्या करना है, तुम एडमिशन ले लो। तो फिर मैंने कहा चलो एडमिशन लेते हैं यहाँ पे भी। तो एडमिशन ले लिया, लेकिन विद इन 1 or 2 month मुझे एक स्टेट गवर्नमेंट में लखनऊ में जॉब मिल गया, रीजनल फूड कंट्रोलर में। तब मैं एज एन एलडीसी मतलब मैंने वहाँ ज्वाइन किया, और उसी बीच ये डीआरडीओ का प्रोसेस शुरू हो गया। तो फिर डीआरडीओ में मैंने एज ए पर्सनल असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया सितंबर 2009 में। और मेरे फादर गए मुझे ज्वाइन कराने, मम्मी गई, और वही मेरे फादर 1.5-1.25 महीना करीब रहे होंगे साथ में। एक आध सैलरी मुझे मिली थी, और वहीं पे फिर वो, उनको एक एजमा का अटैक हुआ और वो एक्सपायर कर गए। और उनके जो मतलब यहाँ, मतलब शायद आप लोग बोर हो रहे हो मेरी स्टोरी से या क्या हो रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चलूंगी आगे अपनी बात की ओर। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि लीडरशिप कैसे डेवलप हुई। वैसे तो अपनी खुद की लाइफ में तो हम लोग बहुत सारा डिसीजन लेते हैं, और लेते रहना भी पड़ता है। जैसे मैंने सोचा कि भाई मुझे एआईसीबी का हॉस्टल ही लेना है, तो उसके लिए मैंने पेरेंट्स से बगावत करी और लड़ाई झगड़ा करा कि नहीं नहीं, मुझे जो भी है मैं वहाँ सेफ रहूंगी, मुझे पता है। उसी तरीके से क्योंकि मुझे ग्लोकोमा है, और जब मैं 5 साल की थी, 4 साल की थी, तब तक मेरे 10 ऑपरेशन हो गए थे आईज के। उसके बाद डॉक्टर ने बोला नहीं, कोई होप नहीं है। लेकिन मैंने पता नहीं कैसे, मुझे लगा मैं बहुत वीक हो गई, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है ऐसे करना है कि ये चीजें ना हो अब मेरे साथ, क्योंकि मुझे ये सब सूट नहीं कर रहा है और मैं बहुत वीक होते जा रही हूँ। तो कुछ ऐसा मन में आया, 5 साल के बच्चे को कुछ खास समझ नहीं होती है। तो मैंने अपने फादर को बोला कि नहीं पापा, मुझे जो है ऑपरेशन वगैरह आप कुछ मत कराइए, मेरा अगर स्कूल कुछ है तो मुझे एडमिशन करवा दीजिए। तो ये इस तरह के डिसीजन हम अपनी लाइफ में लेते रहते हैं, और ये लेते लेते सीखते रहते हैं। तो मैं बता ये रही थी कि जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो मेरी फैमिली जैसे बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत लिबरल है, तो उनको लगा कि इसकी परवरिश एक बेटे की तरह हुई है, और एक बेटे की तरह ही इसके पापा ने इसे माना है। तो मेरे अंकल आके बोले कि तुम क्यों ना इनके लास्ट जो राइट्स है, जो लास्ट रिचुअल्स है, वो तुम पूरे करो।
तो एक बेटी होते हुए उस समय ये एक समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आज आप देख रहे होंगे। अभी रिसेंटली जो विपिन रावत जी का हुआ और अटल जी का भी, तो बेटियों को इन चीजों में भी एक वो तो खैर मंजिला मैम की बात है, वो कहेंगे आगे, लेकिन इन चीजों में भी आजकल एक लोग समाज में एक परिवर्तन लाने की जरूरत है और लोग ला भी रहे हैं। तो मैं भी एक उसका एग्जाम्पल हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से अपने फादर का अंतिम संस्कार किया और उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी मदर के लिए अब तो ये जॉब कंटिन्यू करनी है। तो मुझे हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला AICP से कि चलो तुम तो 120 जो इससे ऊपर के जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं सीनियर वाले, उनके लिए अप्लाई कर सकती हो, तुम्हारा तो इतना अच्छा स्किल है। तो मैंने बोला नहीं, अब अगर मैं जाऊंगी तो मैं हायर एजुकेशन के लिए ही मतलब मैं परस्यू करूंगी, और फिर मैं अगर कभी पॉसिबल होगा तो मैं लेक्चरशिप वगैरह के लिए जाऊंगी, जो मेरा एक सोच थी, जो मैं चाहती थी अपनी लाइफ में। अदरवाइज अभी यहाँ ठीक हूँ मैं। तो पुणे में मैंने ज्वाइन किया, खैर फिर बाद में मेरा ट्रांसफर हुआ। इस बीच में मैं सर के साथ लगातार टच में रही, और जब मैं टच में रही तो मैंने कुछ कहानियां लिखी, और सर ने मुझे मतलब बड़े प्यार से, कि एक तो ये था कि इसके फादर अभी अभी और एक अच्छी स्टूडेंट थी हमारी, तो सर ने बोला तुम दोनों कहानियां भेज दो कौल साहब ने। तो मैंने बड़े हिचकते और डरते हुए उनको वो दोनों कहानियां भेजी, और एक उस समय श्रवणिका मैगजीन चलती थी, तो उसमें वो उन्होंने एक मेरी कहानी डाली, वो ऑडियो मैगजीन थी, और एक और मैगजीन होती थी जिज्ञासा, जो जिसका इन दिनों मैं संपादन भी कर रही हूँ। तो तब सर ही देखते थे वो मैगजीन, काफी पुरानी मैगजीन है हमारी। तो उस मैगजीन में उन्होंने एक कहानी पब्लिश की, ऐसे करके वो सिलसिला शुरू हुआ। तो अनुजा सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुझे 5 मिनट पहले एक बार बोल दीजिएगा। हाँ जरूर, कैसे रहती, श्योर। एक सेकंड में एक पानी। चिंता नहीं करो, मैं बता दूंगा आपको। जी जी। तो ऐसे करके सर ने बोला ठीक है, और फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस के मैगजीन्स के लिए थोड़ा लिखती रही, और वही राइटर्स में यहाँ भी भेजती रही अपने ब्रेल मैगजीन के लिए। तो काफी अप्रिसिएशन मुझे मिलता रहा सर की ओर से कि ऐसे अच्छे काम करो, और तो इस तरह लिखने से जुड़ाव मतलब मेरा शुरू हुआ। फिर जिज्ञासा 2000 जब मैं लखनऊ आ गई, उसके बाद मैंने 2 साल बाद ट्रांसफर ले लिया। लखनऊ मेरा होम टाउन है, तो मैं लखनऊ आ गई। यहाँ पे कुछ और भी रिलेटिव रहते हैं, मदर की तबीयत भी नहीं ठीक रहती थी, तो खैर आके फिर भी कनेक्शन बना रहा। कभी कुछ ऐसा होता था तो हम कोशिश करते थे यहाँ से कुछ फंड वगैरह कलेक्ट करके भेजने की, या कुछ ऐसा, मतलब कुछ अपना बना हुआ था संपर्क। तो फिर धीरे धीरे NAVH यहाँ का जो है एफिलिएट बन गया, और फिर सर ने मुझे बोला कि NAVH में कुछ कुछ एक्टिविटीज जैसे वर्कशॉप होते थे तो हम कोऑर्डिनेट कर देते थे, कोशिश करते थे। CBR में एक आध बार पास पड़ता था घर के, तो हमीरपुर में भेजा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां गई, तो बड़ा अच्छा सा लगने लगा। और इसी बीच में सर ने बोला कि लिखने का तुम्हारा है ही, और अब मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा संभाल लो तुम लोग। तो फिर उन्होंने जिज्ञासा मुझे मैगजीन करने के लिए बोला, और 2017 में फिर मैंने वो संभाली। और जहाँ तक ये वैसे ऑफिस एज एन ऑफिस बेरर मतलब मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, वो तो सिर्फ 2 साल का है, तो इसीलिए मैं बहुत हेजिटेट भी कर रही थी आप लोगों को मैं क्या बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि एक परिवार है, तो परिवार के बीच में हम बस बात ही कर सकते हैं। और इसमें अब देखिए, ये तो हो गई मेरी बात, लेकिन क्या वो बात है कि मतलब यंग लोग, ठीक है बहुत सारे यंग लोग हैं, अभी तो हमारे बीच में बहुत सारे यंग लोग हैं, जया हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग लोग हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यंग लोग सामने नहीं आते हैं। मैं खुद भी एक उदाहरण हूँ, हमारी वाइस प्रेसिडेंट है मुथु सेल्वी जी, वो भी एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छी, तो आते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है शायद अभी। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसपे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेतृत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो हमें ये सोचना चाहिए भाई क्यों आना है, मतलब ठीक है यहाँ तो कुछ लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, 32 लोग हैं, और उसमें से करीब हो सकता है 10-12 लोग, मैं एवरेज बता रही हूँ कि शायद यंग लोग बैठे हों हम लोगों के बीच में। तो क्यों इसकी जरूरत क्यों है आखिर,
और ये क्या है, मतलब क्या ऐसे ही हमें कुछ भी करना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, वो लीडरशिप है, या वास्तव में मतलब उसका कोई रीजन ठोस है और उसकी जरूरत क्या है कम्युनिटी में? अगर हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए देखें तो उसकी जरूरत क्या है? तो आप ये सोचिए कि हमारे लिए एक, हमारी जो पिछली जनरेशन थी, कौल सर थे, मित्तल साहब थे, या अभी अनिजा सर हैं, मैं पिछली और जनरेशन नहीं हूँ गौरी, मैं वर्तमान में हूँ, पिछली जनरेशन नहीं 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 हूँ। नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है उससे भी पहले, और कौल सर और मित्तल सर की तो हम बात कर ही सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से भी हैं। तो वहां पे मतलब उन लोगों ने हमारे लिए कुआं खोद दिया है, और हम लगातार उसमें से पानी पी रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि भाई ठीक है, मतलब हमारे पास तो सब कुछ है, हमें सब कुछ मिल गया है। अभी तो पहले PWD एक्ट आ गया था, उसके बाद में RPD एक्ट आ गया, और हमारे पास जॉब भी है, और हम सेटल्ड हो गए हैं। और उससे पहले भी बहुत सारे, जैसे पहले बात हुई थी कि उससे पहले भी जब एक्ट नहीं भी आए थे, उससे पहले भी बहुत सारे ऑर्डर्स थे। तो तो ठीक है, चीजें बढ़ रही है, उन्होंने कर दी है, लेकिन अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारी जो जनरेशन है, या इससे हमारे पहले वाले जो, और हमसे भी जो यंग लोग हैं, छोटे लोग हैं, अभी कॉलेज गोइंग है, उनका क्या कर्तव्य है? यही कर्तव्य है कि हम उस, जो हमारे लिए कुआं खोदा गया है, उसे सिर्फ उससे पानी पी पी के उसे खत्म ना करें, हम उसे सुरक्षित रखें, उसे सूखने से बचाएं। तो उसके लिए हमें मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा ना, उसके लिए श्रम भी करना पड़ेगा। सिर्फ आके पानी भर लिया, पानी पी लिया, सेटल हो गए, और उसके बाद चुप करके अपने घर में बैठ गए, ये तो संभव नहीं है ना। तो हम समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारा नैतिक दायित्व है, और जो एक सामाजिक जो हमारा कर्तव्य है, वो हम कैसे पूरा कर पाएंगे? और वैसे भी हम विजुअली इम्पेयर्ड लोग अगर अपनी बात सोचे, तो हमारा तो मतलब मेरी तो शुरुआत ही इस तरह हुई, क्योंकि देखिए हमारा तो पूरा जीवन ही लगभग हॉस्टल में बीतता है, और हम और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, लगभग सभी जगह हम लोग डोनेशन पे ही हम रह के पलते हैं, बड़े होते हैं, हमारी परवरिश होती है। गर्मियों की छुट्टियों में कभी हम घर जाते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है आज जब हम सेटल हो गए हैं? तो आज एक तो वो जो कुआं जो मैंने बताया, उसको मेंटेन रखना। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब कुछ बन गया, रास्ते आसान हो गए, और उसके बाद में जो है चीजें सब कुछ बहुत स्मूथ चलती रहेंगी। तो वही अगेन मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूंगी कि वो कहते हैं ना कि कभी एक कोई दिन ऐसा हो जिसमें आपके पूरे दिन में प्रॉब्लम ना आए, इसका मतलब आप कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमेशा आती है। देखिए अभी देखिए स्विगी का ऐप था, अभी हुआ ये कि पेंडेमिक के टाइम पे स्विगी का ऐप, छोटा सा एग्जांपल है, एकदम से एक्सेसिबल था, सब लोग कर रहे थे, सडनली वो इनएक्सेसिबल हो गया। ऐसे ही थोड़े दिन पहले हमें पता चला कि इनकम टैक्स का जो भरने का जो पोर्टल है, वो एक्सेसिबल हुआ करता था, लोग भरते भी थे, विजुअली इम्पेयर्ड लोग खुद से फिल भी करते थे, लेकिन वो जो है वो अभी एक्सेसिबल नहीं रहा, उसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें देखने की जरूरत है, इन मुद्दों को देखने की जरूरत है। और आप सब तो यहाँ जो भी बैठे हैं, वो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, और बल्कि हमें पहचानना है अपने बीच में से लोगों को कि भाई वो जो संस्था से जुड़े हुए हैं, जो यंग लोग हैं, और सीनियर लोगों के लिए भी ये है कि वो, जैसे मोटिवेशन हमें लगातार सीनियर लोगों से मिलती रहती है कि ठीक है आज सर हमारे सीनियर है, इतना अच्छा काम कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी इनके राइटअप्स पढ़ के जो ये लिखते हैं। अक्सर जब भी मैं इनका कुछ भी पढ़ती हूँ सर का, तो मैं, ऐसा होता ही नहीं कि मैं उसको गौर से पढ़ के उसको अप्रिशिएट ना करूँ, और उससे सीखने की कोशिश करना। तो विक्रम दत्त सर का है, तो मेरे साथ यही हुआ, मैंने अलग अलग जगहों पे, मतलब अनुभव मेरा सच में बहुत ही कम है, और जीरो है इनफैक्ट, अगर आप 1-2% कहें तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि AICB जैसी एक बड़े संगठन से मैं शुरुआत में ही जुड़ी, और बाद में मैंने अपने यहाँ लखनऊ के NGO में मतलब मेरा जुड़ा हुआ। लेकिन AICB ऑर्गेनाइजेशन से शुरू में ही जुड़ने की वजह से, जो इसके वेरियस प्रोजेक्ट्स थे, जैसे CBR के थ्रू मैंने गांव को पहली बार जाना। मतलब मैं तो शहर में बड़ी बड़ी लड़की थी, लखनऊ में मतलब मेरी पैदाइश हुई, और कभी गाँव का सिर्फ नाम सुना, जिक्र सुना किताबों में। लेकिन CBR में जाके मैं जान पाई कि क्या वो रहन सहन है, कैसे वो लोग
क्या क्या खेतों की फसलें किस तरीके से होती है, या कुएं का पानी, मतलब छोटी छोटी चीजें मेरे खुद के लिए भी बहुत बड़ा एक एक्सपोजर रहा। उसी तरीके से बोलिए, एडवोकेसी 2 मिनट में आप फिनिश कर दें, 2 मिनट के अंदर, हाँ 2-3 मिनट में फिनिश कर दीजिए। तो एडवोकेसी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और इसी तरह से राइटिंग में तो खैर मैं लगातार कोशिश कर ही रही हूँ। तो हम यंग लोगों को लगातार सीखते, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वालिटीज, मतलब कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ। एक दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हो सकता है 3 से 4 मिनट लूँ। नेतृत्व के लिए क्या जरूरी है, तो इसको इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स अपने मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे तो देखिए, सैद्धांतिक तौर पे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यंग लोगों को अपने बीच में क्या चीजें डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस अगर आप में नहीं है, तो आप किसी भी मुद्दे पे काम नहीं कर सकते। आप पढ़िए, लगातार पढ़िए। बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे ये टेक्नोलॉजी की बात हुई, बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि यंग लोग भी, हम लोग कई बार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में बहुत सारा टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ढंग से जान भी नहीं पाते हैं, जिससे हम जुड़े हैं उसके बारे में भी हम बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं। तो ये, जैसे अनुजा सर ने कहा था कि हम घर में बैठे हैं, तो सही सही बातें हम लोग करें। फिर आप स्वयं पर विश्वास करें। तो जब आप स्वयं पे विश्वास करेंगे, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा खुद पे कि जो मैं कर रही हूँ, जिस भी संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ, मेरा विवेक है, तो वो बहुत जरूरी चीज है। और तीसरी चीज है, आप सिस्टम पर विश्वास करें। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था पे अगर आप विश्वास, आज अगर मुझे AICB में कोई इनिशिएटिव लेना है, तो मैं अगर यही सोचने लग जाऊं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो हमारे अध्यक्ष महोदय परमिशन ही नहीं देंगे, या सेक्रेटरी जनरल से मैं कैसे बात करूं। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से यंग लोगों को लगातार वो मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और मेरा खुद का ये मानना है कि ये आपको विश्वास करके ही चलना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे किसी भी संस्था में जुड़कर। फिर आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मावलोकन करें। ये एक बहुत जरूरी चीज है, जिसके बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कि जो आप कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, वो सही भी है कि नहीं, जो मुद्दा आपने रेज किया है वो कितना बेनिफिशियल है, या सिर्फ आपने उठाने के लिए उठाया है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी चीज है कि अपने अधिकारों के साथ साथ आप अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे, सचेत रहे। अधिकारों के बारे में तो आप सब जानते हैं, सब बात करते हैं, हम लोग उसके लिए लड़ लेते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की पूर्ति के बगैर ये करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम अपनी डिसेबिलिटी का एक नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो वो कर्तव्य भी बहुत जरूरी है आपके लिए करना, कहीं भी, चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे अपने एम्प्लॉयमेंट में है। और एक गंभीरता, एक सीरियसनेस होनी चाहिए आप में, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, कि अगर आपने कोई चीज लिया है, कोई असाइनमेंट लिया है, उसका एक डेडलाइन है। हमारे AICB में तो वो डेडलाइन पे अगर नहीं पूरा हुआ तो बिल्कुल डांट खाने के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। तो वो जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए। फिर सीखने की लगन हो आप में, और अपनी गलतियों से सीखे। हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं, कि जो भी आज हो सकता है कि 2 दिनों में जो भी मैंने टेक्निकली या जहां भी जो भी मुझसे गलती हुई हो, या मेरे संचालन में गलती हो, तो मैं खुद सीखूंगी उससे। मुझे मौका मिला, लेकिन सीखना। फिर दूसरा, अपनी प्रतिभा में एक और एक पॉइंट है बहुत जरूरी, कि जो आपकी प्रतिभा है, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, देखिए हर किसी के पास होती है। चाहे कोई बोलने की प्रतिभा हो, चाहे लिखने की हो, चाहे अपने आप को प्रेजेंट करने की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, उस प्रतिभा में निखार लाए। और पद की अपेक्षा, ये नहीं कि भाई मुझे किसी तरह बस मुझे सेक्रेटरी बना दिया जाए, तो वो उस पद का कोई महत्व नहीं अगर मुझ में प्रतिभा नहीं है। तो पद की अपेक्षा प्रतिभा को महत्व दे। आप देखेंगे कि अर्जुन थे, कृष्ण थे, कोई पद तो नहीं था ना उनके पास, लेकिन प्रतिभा थी, और प्रतिभा से ही पूछे गए, प्रतिभा से आज भी जाने जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से, और सत्य का साथ दें। ये तो खैर आप सबके अपने ऊपर है, कॉन्शियस के ऊपर, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर सत्य का साथ देंगे, तो निश्चित रूप से वो, हमारे यहाँ तो सत्यमेव जयते, और असत्य पर सत्य की जय की बात कही जाती है। तो वो बहुत जरूरी, और वो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देगा। फिर अथक परिश्रम और संघर्ष, जो कौल सर ने किया, जो मित्तल सर ने किया, जो आज भी अनेजा सर कर रहे हैं लगातार, या जो आप लोग कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। शंकर लाल गुप्ता सर को मैं देखती हूँ कितना ज्यादा संघर्ष से दृष्टि को कहाँ तक ले गए। तो ये अब हमें अपने अंदर लाना है, मुझे लाना है,
मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन मैं खुद समझती हूँ कि मुझे लाना है अपने अंदर पद का सदुपयोग। तो मुझे लगता है कि जो पद आपको मिला है आज, उसका आप सदुपयोग करें, उसको कभी भी मिसयूज ना करें किसी भी तरह से, मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू भी नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपने जो कदम उठाया है वो प्लीज वाइंड अप। जी। और सबसे अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सफलता के अवसर पर संतुलन, कि अगर आपको सफलता मिलती है कहीं भी किसी भी चीज में, आंशिक या पूरी तरह से, तो आप उस अवसर पे मतलब संतुलन बनाए रखें, क्योंकि बहुत कुछ करने को बाकी है। और एक मदर टेरेसा जी की उक्ति है, एक कोट है, उससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, जो मेरा बहुत फेवरेट है, कि आई अलोन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। मैं अकेले कभी दुनिया को, विश्व को नहीं बदल सकती, बट आई कैन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वाटर टू क्रिएट मैनी रिपल्स। हम एक पत्थर तो उछाल ही सकते हैं पानी में बहुत सारी लहरें उत्पन्न करने के लिए, और एक अच्छे लीडर की क्वालिटी यही है, यंग लीडर की, कि इसी भावना के साथ आप काम करें। दुनिया को बदलने की क्षमता हम में नहीं है। और एक अच्छी क्वालिटी है कि वो जो कॉलसर में हम देखते हैं कि आप बिल्कुल बस अपने निष्ठा से काम करते जाइए, कि वो जो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहा उसे दोस्ती ना कहा उसे बैर। तो आप सिर्फ अपने कॉन्शियस को फॉलो कीजिए और अपनी संस्था से जुड़े रहिए और उसको आगे बढ़ाने में उत्तर योगदान देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अवसर देने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी कि आप लोगों ने मुझे सुना इतनी देर तक। थैंक यू गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने व्यक्तिगत अनुभव से और जो आपका अनुभव रहा संस्था में, अपने जीवन में, उससे आपने कई बातों को चरितार्थ करने का प्रयत्न किया। किस तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन में। बाय दीपेंद्र, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। एंड आप कोई प्रश्न हम गौरी जी से है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हैंड रेज कीजिए। राज भारती जी को अनम्यूट कीजिए। राज भारती, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप अनम्यूटेड हैं हमारे यहाँ से। जी आप बोलिए। मैं मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम, टू बी स्टूडेंट्स मतलब हम कैसे, मतलब किसी एसोसिएशन को अच्छे से मतलब कर दें, क्योंकि मैम स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे वर्क होते हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड लेकर के, तो मैं। अच्छा, राजभर की आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे ख्याल से आप ये पूछ रहे हैं कि मतलब एक स्टूडेंट होते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट? यस श्योर मैम। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप ही हैं, जो आप अभी कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, अभी आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 दिन की जो वर्कशॉप अटेंड की है और यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जा रहे हैं और आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और इसी तरीके से हम NAVH में आपको देखते रहते हैं कि आपने हमारा एक जो ट्रेनिंग कंप्यूटर वाला था वो आपने पिछला बैच वो कंप्लीट किया। उसके बाद भी आप लगातार ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से जुड़े रहते हैं, और जब भी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मतलब संस्था भी तो आप पे विश्वास करती है जब आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और पंचुअल रहते हैं। और तो जब आपको कुछ कहा गया है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जब भी आपने उसे पूरा किया है, वही है। बाकी तो जब आपके पास समय होगा और नौकरी जब आप करेंगे, जब सेटल हो जाएंगे, तब आपके पास समय होगा, तब आप और आगे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल आपके लिए वही है जो आप कर रहे हैं, आप खुद ही रोल मॉडल हैं सबके लिए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमें कई लोग कि बहुत जल्दी जब स्टूडेंट डेज में भी संस्थाओं के साथ जुड़ने या संस्थाएं बनाना शुरू कर दिया था, और वो बड़ा उत्साही समय होता है जब आप विद्यार्थी बने ही हैं, और पर यह है कि संस्थाओं में लीडर से मिलिए, सीखिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो बताइए, जो काम हो रहा है उसको जानिए। ये समय पढ़ने सीखने का है। तो जैसे आप अपनी जिंदगी में, जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हैं, संस्था के कामों में भी शिक्षा प्राप्त कीजिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, जो आपके सीनियर्स हैं उनके अनुभव जानिए। वो एक बड़ा अच्छा मौका होता है। और संस्था की गतिविधियों जहां तक हो सके भाग लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऑफिस बेयर की पोजीशन हो, ये कोई सिर्फ ऑफिस बेयर होना जरूरी नहीं है संस्थाओं के लिए। आप कभी भी किसी भी रोड में भी काम कर सकते हैं।
तो जरूर जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जो कई आज के लीडर्स हैं वो स्टूडेंट डेज में ही उन्होंने एक्टिविज्म स्टार्ट किया था और आज वो काफी जाने माने लीडर्स हैं। तो वो अच्छा मौका होता है संस्था ज्वाइन करने का। उषा पाल जी ने हाथ रेज किया है, अनुरोध कीजिए। हाँ जी बताइए। उषा पाल, आशीष पाल जी का है क्या नंबर, ये नाम? एक्चुअली सिस्टर है उनकी, तो अच्छा उषा, ओके। हाँ नमस्ते मैम, सभी को मैम हाँ। नमस्ते। मैम मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम। स्नैप में जब से आप लोगों से सबसे जुड़े हैं मैम, सिंह साहब से और जया मैडम से, मैम मुझे कंप्यूटर के बारे में तो अभी तक कुछ भी नहीं पता था, पर आपसे मैम मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी मैम। थैंक यू उषा। आप खुद एक बहुत समर्पित और बहुत डेडिकेटेड एक युवती हैं। जैसे हमने कहा, कई बार हमें लगता है कि युवाओं का अभाव हो रहा है, लेकिन ऐसे भी युवा हैं आप जैसे जो बहुत ज्यादा समर्पित है। और आपके बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह से आप जया जी की तरह ही एकदम डेडिकेटेड रहती है। मैम बिल्कुल मैम, जया मैडम से तो मैम मैंने बहुत कुछ सीखा है मैम। मैम वो तो मैम बहुत ही अच्छी है कि हम आप क्या कह सकते हैं मैम, उनके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं मैम। बहुत संस्था का कोऑपरेटिव भी ये मैम फर्ज है आपसे। कि संस्था जी का भी ये कर्तव्य है कि वो यूथ को अब एक एक्टिव एक्शन प्लान के अंदर इन्वॉल्व करें, उनके पास जाए, उनसे बात करें, लीडर जो है उनकी समस्याएं जाने, स्पेसिफिकली उनकी समस्या को एड्रेस करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी, और उनको जानकारी दें। क्योंकि यूथ में उत्साह और एनर्जी बहुत है, शक्ति बहुत है, जानकारी या क्या अवसर है उसके जानकारी का अभाव है, और वो अभाव को पूरा करना संस्थाओं के लीडर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इंद्रजीत सिंह जी ने हाथ रेज किया है। सदुपयोग किस तरह हो सके उस हाँ, एनर्जी का। इंद्रजीत जी। जी हाँ, इंद्रजीत जी, इंद्रजीत जी इनको। जी इंद्रजीत जी पटना से ना, बोलिए। हेलो मैम। जी मैम जैसे आपने बोला कि जो भी स्टूडेंट आपके यहाँ से निकलते हैं उनको आप लोग चाहिए कि जिस कुएं से आप पानी पिए उनके लिए कुछ कीजिए, तो हम लोग तो बोलते हैं लेकिन बच्चे लोग उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैम, और बेहतर से तरीके से समझाएं ताकि बच्चे लोग उस कुएं में अपने हिसाब से बाल्टी से ना, लोटा से ना, गिलास से ही कुछ। जी मैम। जी मैं समझ रही हूँ आपकी बात। एक्चुअली बहुत ही दुखद है ये, और क्या बोल सकती हूँ मैं, जैसे कहा ना मैनेजर सर ने कि उसका सदुपयोग करे, वो संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है। और सच में एनर्जी इतनी ज्यादा है यंग लोगों के पास। मैं खुद अपनी बात अगर कहूँ, एक्चुअली मैंने अपना आधा टाइम अपनी स्टोरी बताने में शायद इसीलिए बिता दिया, और बाद में मुझे लगा लेकिन ये इसलिए जरूरी था कि कैसे मैं आई। और होता ये है कि आज हम बहुत सारा टाइम अनर्गल, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं अपना बहुत सारा अंश तो दे ही नहीं पाती, जितना मेरे पास है या जितना मतलब मेरी स्ट्रेंथ है वो तो मैं दे ही नहीं पाती। बहुत समय मैं उसको का मिसयूज कर रही होती हूँ। और कई बार होता है कि हमें भी लगता है भी हम भी जरा सोशल मीडिया देखें, हम भी जरा अपना इंटरेस्ट फॉलो करें। तो वो इंटरेस्ट फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल तो वो बहुत सारे वो क्लब हाउस और इधर उधर वही वाली बात है कि अपने घर में बैठे हैं तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं हम खुल के कर सकते हैं। तो ये इन चीजों से थोड़ा सा, मैं तो बोलती रहती हूँ, और कई बार मेरे अपने दोस्तों से भी मेरा झगड़ा हो जाता है लोग बोलते हैं, मैं बोलती हूँ यार थोड़ा सा टाइम इधर भी दो, ये करो, और फिर मैं उनको कोई जिम्मेदारी अपनी तरफ से पकड़ा देती हूँ। सपोज सर ने वो एलुमनाई फॉर्म भरने को दिया तो मैंने बोला चलो भाई तुम भरो अब। तो इस तरीके से कुछ कुछ करके आप लोग ना उनमें देखिए कि उनमें क्या प्रतिभा है, और उसको जिस तरह सर का मैंने बताया एग्जाम्पल कि सर ने मुझे राइटिंग की ओर ही पहले आगे बढ़ाया, और बोलने का तो मुझे कोई तजुर्बा ही नहीं है। आज मैंने बहुत लंबे समय तक आप लोगों से बातचीत की तो मैं तो बहुत हेजिटेट कर रही थी। तो आप देखिए कि मतलब जैसे एआईसीबी ने देखा कि अगर गौरी में ये चीज है या मुत्तू में ये चीज है तो उसको उसी फील्ड में कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये कुछ हद तक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल है, और साथ में कहीं ना कहीं मतलब यंग लोगों को भी ये बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद करना ये बहुत ही दुखद होता है। मुझे खुद देख के बहुत दुख लगता है। तो कई बार हम डिस्कशंस करते रहते हैं, वो डिस्कशंस पता नहीं किस दिन किस ओर जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है।
तो वो चीज ना हो के हम थोड़ा सा फ्रूटफुल कुछ कर्म कर लें, कुछ एक्शंस करें ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, उनको कुछ सपोर्ट करें, उनको या अकेले ही करें, अकेले ही बहुत कुछ आप कर सकते हैं। एडवोकेसी के इतने एक्सपीरियंसेस बताए थे वो समय लोगों ने, तो बहुत सारे तो इनिशिएटिव अकेले ही लिए थे। जरूरी नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के ही कुछ करें। अकेला कर सकते हैं, पर संस्था जुड़ेंगे तो और ज्यादा संस्था से जुड़ेंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि वही बात है ना कि अकेले तो आपकी सीमा है, पर जुड़ के ही आप विस्तार प्राप्त कर सकते हैं, आपकी रीच दूर तक पहुंच सकती है। और क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे प्रश्न थे गौरी, और कि अगले स्पीकर हमारे वेट कर रही हैं, तो बाकी जो प्रश्न है ओपन हाउस में भी आप पूछ सकते हैं। ओपन हाउस अच्छा मौका